रिलेटेड टू एन ऑर्डर जहां पर जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जो डिफरेंट जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, उनके ड्यूज की रिकवरी के लिए जो ऑर्डर इशू किया जाता है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑर्डर। वो किससे रिलेट होता है? वो अटैचमेंट ऑर्डर से रिलेटेड होता है। एंड यहां पर डिफरेंट जो एक्ट हैं, जो कि सेंट्रल एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट है, वहां पर उनके अंडर जो पावर्स हैं वो यहां पर कन्फर की जाती हैं, पावर्स डेलीगेट की जाती हैं टू द रिकवरी ऑफिसर्स, कि वो यहां पर जिस पर्सन के अगेंस्ट ड्यूज हैं उसके अगेंस्ट यहां पर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसकी जो मनीज डिपॉजिटेड है इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको अटैच किया जा सकता है। तो अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो हु विल बी द अथॉरिटी हु विल बी इशूइंग द attachment order? It will be a statutory authority. It will be a statutory authority, जहां पर statutory authority के कुछ ड्यूज यहां पर रिकवर करने वाले थे। जैसे कि मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर इनकम टैक्स पे नहीं किया, एंड फर्दर यहां पर आईटीओ ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहां पर इसके पैसे को अटैच कर दिया, उसके रिलेटेड यहां पर एक ऑर्डर इशू किया गया है टू द बैंक XYZ ओवर हियर। That would be basically related to what? That would be related to the attachment order itself. Okay? तो उसको हम attachment order कहेंगे। तो बेसिक्स आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपको यहां पर ये बता देता हूं कि अटैचमेंट ऑर्डर की प्रायोरिटी जो है that is more than that of the garnish order। यानी कि अगर सेम समय पर अकाउंट में अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो जाता है एंड उसके साथ ही गार्निश ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? प्रायोरिटी जो है वो यहां पर ज्यादा रहेगी अटैचमेंट ऑर्डर की जो प्रायोरिटी है वो यहां पर ज्यादा रहेगी। एंड फर्दर जो अमाउंट रहता है अटैचमेंट ऑर्डर में, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेफिनेट। वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट अमाउंट मेंशन किया जाता है। लेकिन जो गार्निश ऑर्डर रहता है उसमें लमसम अमाउंट लिखा हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि अमाउंट ना लिखा हो। तो गार्निश ऑर्डर के केस में हो सकता है कि अमाउंट ना भी लिखा हो, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में जो लायबिलिटी होगी वो ऑलवेज डिटरमाइंड होगी एंड फर्दर हमेशा उसमें मेंशन्ड रहेगी। इज दैट क्लियर? And further, this section is also applicable to any banking company having the any type of the deposit in the name of the assessee। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है, जो assessee in default है, उसके केस में अल्टीमेटली अगर आपके पास उस पर्सन का अकाउंट है, आपको अटैचमेंट ऑर्डर मिल गया है, तो उसके केस में आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अटैचमेंट ऑर्डर के साथ। एंड यहां पर आईटीओ के अलावा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईटी तो जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, अदरवाइज जो और डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जो कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसके रेवेन्यू की भरपाई यहां पर होने वाली है, उसके केस में उनको पावर्स कॉन्फर की जाती हैं अंडर द वेरियस एक्ट्स, जहां पर वो प्रॉपर्टीज को, मनीज को अटैच कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट इफ द बैंक डज नॉट कंप्लाई विद द अटैचमेंट ऑर्डर। अगर बैंक जो है वो अटैचमेंट ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करते, द थिंग इज कि अगर बैंक जो है वो अगर अटैचमेंट ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। तो बैंक्स को ही असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा एंड फर्दर बैंक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए बैंक के पास अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ, बैंक ने अटैचमेंट ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं किया, उसके केस में यहां पर क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली यहां पर बैंक्स को ही उस पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। दैट इज रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर अगर कोई पेनल्टी भी लगेगी तो बैंक को वो पेनल्टी भी साथ में ही पे करनी पड़ेगी। दैट इज रिलेटेड टू इट। फर्दर, रिसिप्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर, जैसे अटैचमेंट ऑर्डर बैंक के द्वारा रिसीव होता है एंड साथ ही साथ बैंक को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड फर्दर जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर वैसे अटैचमेंट ऑर्डर जो होता है इसमें डिटरमाइंड लायबिलिटी रहती है। देयर इज नो केस कि जहां पर डिटरमाइंड लायबिलिटी ना रहे, बट इन केस अगर स्पेसिफिकली वहां पर लिखा गया है द लायबिलिटी इज येट टू बी डिटरमाइंड, उसके केस में यहां पर आपको अकाउंट को टोटली फ्रीज कर देना है एंड अकाउंट के ऑपरेशंस टोटली बंद कर दिए जाएंगे। ओके, एंड फर्दर अटैचमेंट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ वहां पर लागू होगा जहां पर अकाउंट जो है वो सेम ऑर्डर एंड सेम कैपेसिटी में है। जैसा कि हमने गार्निश ऑर्डर के केस में भी देखा था, तो अगर आपके अकाउंट जो है वो सेम ऑर्डर सेम कैपेसिटी में है, तभी उस केस में गार्निश जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो यहां पर अप्लाई होगा। लेकिन आपको यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू पूछना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए पर्सन ए एंड बी का जॉइंट अकाउंट है,
पर्सन ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है एंड अटैचमेंट ऑर्डर जो रिसीव हुआ है दैट इज इन द नेम ऑफ पर्सन बी, वो पर्सन बी के नाम में यहां पर रिसीव हुआ है, तो क्या उसके केस में अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो यहां पर पर्सन बी के नाम में है एंड फर्दर जो अकाउंट है दैट इज अ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी, दैट इज अ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी। तो क्या इसके केस में गार्निश ऑर्डर अप्लाई होगा या अटैचमेंट ऑर्डर अप्लाई होगा या नहीं होगा? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा यहां पर या नहीं होगा? तो आपको एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि एज पर द इन द केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर के केस में अकाउंट ऑपरेशंस कैसा भी हो, चाहे वो ज्वाइंट है, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर है, चाहे आइदर सर्वाइवर है, ये चीज मानी जाएगी कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनका यहां पर इक्वल राइट है डिपॉजिट्स के ऊपर। लेट अस टेक द केस कि यहां पर जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो 50,000 रुपीज है, तो अटैचमेंट ऑर्डर ये मानता है कि ए एंड बी दोनों का इक्वल राइट है इस पैसे के ऊपर, यानी कि 25,000 के ऊपर ए का हक है, 25,000 के ऊपर बी का हक है। चाहे अकाउंट ऑपरेशंस ज्वाइंट हो, चाहे आइदर सर्वाइवर हो, चाहे फॉर्मर सर्वाइवर हो, बैलेंस अप टू 25,000 कैन बी अटैच इवन इफ द अटैचमेंट ऑर्डर इज रिसीव्ड इन द सिंगल नेम। ओके, तो यहां पर चाहे सिंगल नेम में रिसीव हुआ है, तो यहां पर ज्वाइंट अकाउंट के केस में नोट कर लीजिएगा दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रेरी टू दैट ऑफ द गार्निश ऑर्डर। गार्निश ऑर्डर के केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती थी, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उनका इक्वल राइट माना जाता है एंड उसके हिसाब से अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो यहां पर अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर जो अटैचमेंट ऑर्डर है इसके केस में लिमिटेशन पीरियड बताइएगा, लिमिटेशन पीरियड कितना रहेगा? व्हाट वुड बी द लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर? लिमिटेशन पीरियड कितना रहेगा, यानी कि अगर आपके पास अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो कितने समय के लिए आपको यहां पर कंप्लाई करना पड़ेगा विद द अटैचमेंट ऑर्डर? अटैचमेंट ऑर्डर के साथ आपको कितने टाइम में यहां पर कंप्लाई करना पड़ सकता है? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड इन द केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर? So that is basically 30 years, not unlimited. It is 30 years and Shri Tiwari has basically answered correctly. So the answer is 30 years. 30 साल का लिमिटेशन पीरियड रहता है। अगेंस्ट अगर हम बात करें गार्निश ऑर्डर के केस में, गार्निश ऑर्डर के केस में जो यहां पर लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 12 years. That is 12 years. तो गार्निश ऑर्डर के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है that is 12 years and अटैचमेंट ऑर्डर के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है that is 30 years. Is that clear? Okay. And एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इन द केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर, व्हाट इट इज रिलेटेड टू कि अगर यहां पर आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है 10:15 पर, जो अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ सुबह 10:15 के ऊपर रिसीव हो गया एंड फर्दर उस टाइम पर जो यहां पर बैलेंस था दैट वाज 25,000 एंड अटैचमेंट ऑर्डर जो है उसका बैलेंस है, जो अटैचमेंट ऑर्डर में बैलेंस मेंशन्ड है दैट इज 37,000 रुपीज मेंशन्ड है। एंड यहां पर 10:15 के बाद जब अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बाद यहां पर 20,000 रुपीज और डिपॉजिट करवा दिए गए, 20,000 रुपीज और डिपॉजिट करवा दिए गए। तो यहां पर किस अमाउंट के ऊपर अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? किस अमाउंट के ऊपर अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। तो आपके पास अमाउंट जो जमा था एट द रिसिप्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर दैट वाज 25,000 एंड फर्दर यहां पर 20,000 रुपए और जमा करवा दिए गए हैं। तो अटैचमेंट ऑर्डर जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो किस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? 25,000 के ऊपर या फिर 45,000 के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी? जल्दी से जल्दी बता दीजिए इन द केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर। देखिए गार्निश ऑर्डर के केस में मैंने आपको बताया था कि सब्सिक्वेंट जो यहां पर क्रेडिट्स हैं उनके ऊपर गार्निश ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लियर बैलेंस है अकाउंट का उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनती है। बट इन द केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर जो आपके इवन फ्यूचर क्रेडिट्स हैं, जो आपके फ्यूचर क्रेडिट्स हैं, जो सब्सिक्वेंट क्रेडिट्स हैं, उनके ऊपर भी अटैचमेंट ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। तो यहां पर सबसे पहले जो आंसर दिया है दैट इज बाय द सुमित रॉय चौधरी, दैट इज 45 एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू आंसर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके,
तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो आपको यहां पर एनरोल करने पर आपको यहां पर ई पीडीएफ मिल जाती है हमारी वेबसाइट के थ्रू। अटैचमेंट ऑर्डर डेफिनेटली 37 पर ही लागू होगा। आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो यहां पर क्या रहता है अटैचमेंट के लिए। मेरा मेन मोटिव जो था, मेन पर्पस जो था क्वेश्चन पूछने का, दैट वाज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कि सब्सिक्वेंट क्रेडिट्स के ऊपर यहां पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, तो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चाहे कोई भी ऑपरेशंस हो तो ज्वाइंटली वहां पर माना जाता है कि उनका इक्वल राइट है अकाउंट के बैलेंस के ऊपर, एंड उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनेगी।